आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज के इस वीकली शो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा प्रेजेंट टॉपिक्स में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द आइडल्स ऑफ द गेम एंड देन ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिकेट नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टॉपिक्स। प्रेजेंट टॉपिक्स में आज है थोड़ा भारत और इंग्लैंड के बीच हुए फोर्थ टेस्ट मैच के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि उधर क्या हुआ। उसके बाद इंडियन वुमेन्स ट्रायम्फ इन ओडीआई सीरीज एंड देन ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। तो इंग्लैंड वर्सेस भारत की फोर्थ टेस्ट मैच में भारत ने शानदार ड्रॉ अचीव किया विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए विन। और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। भारत फोर्थ डे के जब सेकेंड सेशन में बैटिंग करने उतरी तो उनको 311 रन का डेफिसिट मतलब सामना करना पड़ा। और उसके बाद दे वर 0-2 आफ्टर फर्स्ट ओवर एंड देन टू कम आउट विद अ ड्रॉ फ्रॉम दैट सिचुएशन, बैटिंग आउट ऑलमोस्ट 5 सेशंस। आई थिंक इट वाज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर मेरे ख्याल में, जितना मैंने गेम देखा है। तो मतलब पहले लोकेश राहुल और शुभमन गिल की सेंचुरी पार्टनरशिप 188 रन की। उसके बाद जब गिल आउट हो गए तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बाद वाशिंगटन सुंदर फाइनली कमिंग अप विद हिज फर्स्ट 100 और रविंद्र जडेजा इनक्रेडिबल बैटिंग बाय हिम थ्रू आउट द सीरीज। तो उन्होंने भी 100 किया और उन दोनों ने लंबा एक पार्टनरशिप किया 200 प्लस रन की और अंत में दोनों ने 100 लगाए। स्टोक्स के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई बट आई थिंक वी आर ऑल राइट। आई मीन लाइक इंडिया वर ऑल राइट क्योंकि इतना जबरदस्त बैटिंग करने के बाद दोनों ही 100 डिजर्व करते थे एंड थैंकफुली दे बोथ गॉट इट। सो नाउ वी आर अप अगेंस्ट इट इन द ओवल एंड देयर इज अ चांस टू ड्रॉ लेवल 2-2 at the oval. So hopefully India will win and draw the series level because they deserve to draw. इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा इंडियन वुमेन्स की टीम के बारे में देखते हैं। उन्होंने 2-1 से सीरीज हराया है इंग्लैंड वुमेन्स को और वहां पे मुझे सबसे खूबसूरत मैच लगी पहली मैच क्योंकि 258 किया था इंग्लैंड ने और उसके बाद थोड़ा एक वक्त में 120 4 विकेट भारत वुमेन्स की टीम थोड़ा डिफिकल्टी में आ गई थी। मंदाना ने कुछ किया, प्रतिका रावल ने कंट्रीब्यूट किया लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और हरलीन देवल रन आउट हो गई 27 बना के। लेकिन इसके बाद जमाइमा वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स और दीप्ति शर्मा ने बढ़िया पार्टनरशिप किया। जमाइमा ने 48 किया, उनसे अर्धशतक मिस हो गया लेकिन दीप्ति ने कैरी फॉरवर्ड किया वहां से जमाइमा के आउट होने के बाद और भारत को शानदार जीत दिलाई। और ऋचा शर्मा ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी हो गया था, इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच में भारत ने बेस्ट क्रिकेट खेली। दूसरी मैच में भारत डकवर्थ लुइस वगैरह, उसके बाद बारिश भी हुई, हार गई। तीसरी मैच में भारत ने शानदार 318 रन बनाए। हरलीन ने 45 कंट्रीब्यूट किए लेकिन वो सेट होकर आउट हो गई। लेकिन हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी सबसे टैलेंटेड और एक्सपीरियंस बैट्समैन है बाय द वे, उन्होंने शानदार 106 किया और भारत ने अंत में 318 रन बनाए और इंग्लैंड वुमेन्स को 305 रन पे ही रोक दिया। गॉड ने शानदार 6 विकेट लिए और भारत की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। I want to clap for them because this women's team is growing all the time और होपफुली इस बार हम वर्ल्ड कप में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और लास्ट में हम चलते हैं थोड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की तरफ। मतलब यहाँ पे तो एक ही नाम मेंशन करने को लग रहा है इस वक्त, मतलब एबी डिविलियर्स इज इनक्रेडिबल। उनकी बैटिंग को देख के लगता नहीं है कि उन्हें क्रिकेट छोड़े हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए 7 साल और आईपीएल छोड़े हुए करीब 4-5 साल हो चुके। मतलब उन्होंने एक मैच में 60 किया, उसके बाद एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 41 बॉल पे 100, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेटली के खिलाफ, हालांकि ब्रेटली नहीं रहे फिर भी उन्होंने 46 बॉल में 123 किया है। उनकी बैटिंग को एंजॉय कीजिए, मैं बस वही कहूंगा। यहाँ पे भारत भी अच्छा कर रहे हैं बट आई थिंक बिकॉज ऑफ एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका हैज द एज ओवर ऑल द टीम्स इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत पाती है या नहीं। एबी डिविलियर्स को कभी वर्ल्ड कप नहीं मिला और एज ए फैन इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस है क्योंकि डिविलियर्स को मैं बहुत पसंद करता हूं एज ए प्लेयर और एज ए इंसान भी। और मैं चाहता हूं कि वो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीते, या तो भारत जीते या फिर साउथ अफ्रीका जीते और वो जीते। और बहुत बढ़िया बैटिंग, यूट्यूब में हाईलाइट्स को जरूर चेक कीजिए एंड आई फील यू विल फील सेइंग लाइक एबी डिविलियर्स जी आ जाइए, कम से कम आईपीएल में तो खेलिए, आप खेल सकते हैं, हम सबको देखकर ही पता चल रहा है। सो that's it. That's all about the present topics. चलिए अब चलते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जो कि आइडल्स ऑफ क्रिकेट है। आइडल्स ऑफ क्रिकेट में आज हम बात करेंगे द ग्रेट वीवीएस लक्ष्मण की। सो वीवीएस लक्ष्मण एक
बहुत ही फेमस नाम है, खास करके हम लोगों की जिंदगी में, जो कि 90s किड्स है और अर्ली 2000 में अपना मतलब हमने कॉलेज डेज बिताए हैं, क्योंकि हमने वीवीएस लक्ष्मण के टैलेंट को अपनी आंखों से टीवी में या फिर कभी भी ग्राउंड्स में जाके देखा है। और ये इनक्रेडिबल वीवीएस लक्ष्मण थे, वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक निकनेम है उनका जो कि प्यार से रखा गया है क्रिकेट सर्किट में। तो वीवीएस लक्ष्मण ने अपना डेब्यू किया 1996 में। हालांकि अपने पहली टेस्ट मैच में क्रिटिकल स्टेज पे आके कुछ 6-7 नंबर पे बैटिंग करके उन्होंने 51 किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत टेस्ट मैच जीती। इसके बाद इन एंड आउट होते रहे। 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 95 किया। तो ये ऐसे वैसे थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन होते गए, लेकिन फाइनली 99 में डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो गए और बहुत ही खराब टूर रहा उनके लिए। सिडनी के टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स के एंड तक उनका हाई स्कोर था उस सीरीज में 41। तो जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे गंगुली के साथ, ये गंगुली ने अपने मुंह से खुद बताया है कि लक्ष्मण मुझसे कह रहे थे कि आई विल गो बैक टू इंडिया एंड आई विल कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट विद हैदराबाद। मतलब कि वो बिल्कुल होप ही छोड़ चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो अब ड्रॉप हो जाएंगे। ऑब्वियसली रन्स नहीं मिले थे, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में उस टेस्ट मैच में कुछ करिश्मा हुआ। वीवीएस लक्ष्मण ने ओपन किया और दूसरे छोर से विकेट गिरता रहा। लक्ष्मण ठीक ठाक खेल रहे थे, 1-2 बाउंड्रीज लगा रहे थे। अचानक से एक बॉल, ग्लेन मैग्रा की एक बॉल जो कि मुझे डिस्टिंक्टिवली याद है, अचानक से वीवीएस लक्ष्मण के ग्रिल में आके लगी। ग्रिल में नहीं, हेलमेट के ऊपरी हिस्से में आके, सॉरी ग्रिल में बहुत जोर से लगी। बहुत साल पहले की बात है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा 19-20 हो रहा है। तो और अचानक से जैसे लक्ष्मण जाग गए, उन्हें जैसे याद आ गया कि एक्चुअली वो किस लेवल के बल्लेबाज है। इसके बाद अचानक से वो अटैक पर चले गए और वीवीएस लक्ष्मण की अटैक इस दुनिया की सबसे खूबसूरत अटैकिंग बैटिंग होती थी। बिकॉज वो अटैक करेंगे लेकिन उनकी बैटिंग को देख के नहीं लगेगा कि वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलते थे। टेक्निकली 100% करेक्ट तो नहीं थे, क्योंकि 100% करेक्ट बैट्समैन भी उस तरह के स्ट्रोक्स नहीं करता था, मतलब खेल सकता था। तो मैं देखता था कि उनका पैर भी नहीं हिल रहा है, पूरा बॉडी भी कुछ नहीं हिल रहा है, सिर्फ थोड़ा सर चढ़ा है बॉल के ऊपर, उनके रिस्ट घूम रहे हैं, जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं आज पूरे दुनिया में क्रिकेट सर्किट में। तो इट वॉज रिस्टी वीवीएस लक्ष्मण। एक के बाद एक बाउंड्रीज चौके वो लगाते रहे। उन्हें अपना 50 के उसके बाद 100 क्रॉस कर लिया। एक छोर से विकेट गिरता रहा, उसलिए उनकी जो शानदार लड़ाई थी, शानदार इनिंग्स थी, वो बिल्कुल बेकार गई। लेकिन उनको एक लॉन्च पैड टेस्ट क्रिकेट में आप बोल सकते हैं कि फाइनली मिल गया और पूरे वर्ल्ड ने उन्हें नोटिस किया। भारत 261 पर ऑल आउट हुई, इनिंग्स डिफीट हुई 141 रन से, लेकिन लक्ष्मण ने शानदार 167 किया। इसके बाद वनडे सीरीज में सिलेक्ट कर गया, मतलब सिलेक्ट वो हो गए, लेकिन उन्हें रन्स नहीं मिले। फाइनली फिर से इन एंड आउट। उसके बाद 2001 की होम सीरीज में उनको सिलेक्ट किया गया, सेकेंड टेस्ट मैच, जो कि भारतीय क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी। उस टेस्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 59 किया। इंडिया वाज फॉलोइंग ऑन टू 54 फॉर 4 और 20 रन और भी बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करवाने के लिए। हम सब ने सोचा कि चलो लक्ष्मण उस दिन शानदार 109 नॉट आउट थे, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, खास करके लास्ट सेशन में थर्ड डे के उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन जाके शेन वॉर्न को कुछ खूबसूरत स्ट्रोक रिस्टी अपने कलाइयों के सारे शॉट मारे थे, बाउंड्रीज मारे थे, मार्क वॉको भी मारे थे और गवास्कर भी ऐसा कुछ कह रहे थे कि what can you do, just see and admire. And that's the kind of compliment VVS Lakshman used to get from the likes of Gavaskar, legends you can say, Sanjay Manjrekar also. तो मतलब वो 109 नॉट आउट थे। हम यही बात कर रहे थे आपस में, हम जो दोस्त लोग थे, कि चलो यार इनिंग्स डिफीट से हो गया, थोड़ा प्राइड रेस्टोर हो गया, लेकिन मैच तो हार ही जाएंगे ऑब्वियसली। एक विकेट की बात है, एक ही पार्टनरशिप। उन दिनों में तो भारत के पास इतने अच्छे ऑलराउंडर्स होते नहीं, तो मतलब 5 विकेट गया, एक बैट्समैन एक छोर पे शायद नॉट आउट रहेगा और ऑल आउट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फोर्थ डे को इट वाज अ डे व्हिच वी विल नेवर फॉरगेट यू कैन से, क्योंकि शेन वॉर्न, जेसन गिलेस्पी, माइक कस्पॉइज, ग्लेन मैग्रा, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ भारत के वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने सारा दिन बल्लेबाजी किया। 335 रन बने और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की बल्लेबाजी लक्ष्मण और द्रविड़ ने की। लक्ष्मण उस दिन के एंड में 266 नॉट आउट थे, वही खूबसूरत स्ट्रोक्स। गिलेस्पी को एक ओवर में 4 चौके लगाए थे उन्होंने और 237 गावस्कर का हाई स्कोर था एज ए इंडियन। उससे पहले उसको वो क्रॉस कर गए और फाइनली 50 के सुबह को वो 281 बना के आउट हुए। भारत ने इनक्रेडिबली ऑल आउट कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक इनक्रेडिबल टेस्ट मैच जीता। 281, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनिंग्स प्लेड बाय एन इंडियन एवर।
तो इसके बाद वो कंसिस्टेंट हो गए टेस्ट क्रिकेट में और वो एक प्रतिष्ठित नाम हो गए और मदद करते रहे थे इंडिया टीम की। 2002 में ईडन गार्डन्स में लास्ट डे को भारत को पूरा बैटिंग करना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उन्होंने पहले सचिन तेंदुलकर का साथ दिया और बाद में वो जाके उन्होंने सेंचुरी पूरी की अपनी 154 नॉट आउट और भारत ने मैच बचा लिया। 2003-4 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 556 किया, इंडिया 85 फॉर 4 था और फिर जाके उन्होंने द्रविड़ के साथ वैसे ये दोनों बहुत अच्छे जोड़ीदार थे, एक दूसरे को समझते भी थे, एक तरह के इंसान भी थे, एक तरह के टैलेंटेड बैट्समैन ही थे। क्या द्रविड़ थोड़ा डिफरेंट गेम खेलते थे, इनका अपना गेम था। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप की, 303 रन की, लक्ष्मण ने किया 148। भारत ने इनक्रेडिबल टेस्ट मैच जीता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स एवर टू प्ले क्रिकेट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में। इट वॉज इनक्रेडिबल। उसके बाद सिडनी में लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 178 किया, तेंदुलकर के साथ 350 रन की पार्टनरशिप की। ये मैं सिर्फ बड़े बड़े अचीवमेंट्स बता रहा हूँ क्योंकि छोटे से वीडियो में इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं। इसके बाद 2005-6 में वनडे सीरीज में 5-0 से हारने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में जीता। उसमें भी लक्ष्मण ने सेकेंड इनिंग्स में शानदार 74 रन किए थे। उसके बाद सिडनी में 2007-8 वो कंट्रोवर्शियल, वो मंकी गेट वाला वाइट टूर की बात कर रहा हूं मैं, सिडनी में उसमें जो टेस्ट मैच में ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें फर्स्ट इनिंग्स में लक्ष्मण ने शानदार 109 रन किए। भारत को लीड भी मिली थी बट सैडली भारत हार गया। अब उसके बाद पर्थ में जो कि भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था, भारत को थोड़ा जीतना भी था और प्रूव भी करना था कि हम भी खेल सकते हैं। तो वहां पे सेकेंड इनिंग्स में आरपी सिंह के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी जो कि मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई। वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार 79 किया। इसके बाद और एक कंट्रीब्यूशन मुझे याद आ रहा है कि 2011 में एक सेकेंड टेस्ट मैच जो था सीरीज का साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में, उसमें लक्ष्मण ने शानदार 96 किया और भारत ने फिर से टेस्ट मैच जीता। तो समहाउ अगर आप देखेंगे ग्रेजुअली लक्ष्मण के करियर में जब भी भारत ओवरसीज कोई टेस्ट मैच जीती थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती उस जमाने में क्योंकि क्रिकेट वॉज मच मोर कॉम्पिटिटिव बैक इन दोज डेज। आई मीन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर जब भी आप देखेंगे कि भारत ने बाहर कोई शानदार जीत हासिल की है उसमें वीवीएस लक्ष्मण का कंट्रीब्यूशन होता था। तो ये 96 वाला ये मैच। अब और एक मैच मुझे याद आ गया 2002 में वेस्ट इंडीज में भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में एक मैच जीती थी। उसमें भी सेकेंड इनिंग्स में लक्ष्मण ने 75 नॉट आउट किया था जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो मतलब एक बैट्समैन की असली परीक्षा तो 4th डे 5th डे में होती है और यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि क्रिटिकल स्टेज में लक्ष्मण इंडिया को बचा लेते थे या तो जितवा देते थे और ये टेस्ट मैच के मैच विनर थे आप बोल सकते हैं। तो फाइनली इन्होंने 2011 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीरीज में भारत 211 चेस कर रही थी, 216 चेस कर रही थी, फिर से 127 पर वीवीएस लक्ष्मण के बैक में चोट था और अगर बाकी बैट्समैन खेल जाते, रन बनाते तो ये बैटिंग ही नहीं करते, लेकिन ये बैटिंग करने आए क्योंकि करना पड़ा। उसके बाद ईशांत शर्मा जो कि बॉलर है, उन्होंने 31 के उनके साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप की और ऑलमोस्ट 90-95 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 79 बॉल में 73 नॉट आउट किया, भारत को शानदार मैच जितवाया। ये काफी लोगों को याद होगा मेरे ख्याल में क्योंकि भारत के बॉलर्स ने 127-8 से 216 चेस करके भारत को जितवा दिया। ये तो बार बार नहीं हुआ है भारतीय क्रिकेट में, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो ये थे वीवीएस लक्ष्मण, अपने कलाइयों के लिए जाने जाते थे, एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छे, बहुत ही निराले, आला दर्जे के बैट्समैन, मतलब नेचुरली स्किलफुल क्रिकेटर थे। तो अब हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है क्रिकेट नॉलेज। क्रिकेट नॉलेज में आज हम बात करेंगे टाइगर पतौदी के बारे में, भारत के यंगेस्ट कैप्टन। जी हाँ, जब ये भारत को सबसे पहली बार कैप्टनसी करने उतरे थे भारत के लिए, भारत की टीम को, इनकी उम्र थी 21 साल और 77 दिन। इनकी जिंदगी कोई एक मूवी से कम नहीं है। पटौदी के नवाब थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड्स, इनके पूर्वज। तो इसके बाद इनके पिता का अचानक से 41 साल की उम्र में, जिन्होंने कि भारत को कैप्टनसी की, उसके पहले इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, अचानक से 41 की एज में पोलो खेलते हुए इनकी मौत हुई। अब ये नवाब बन गए, इंग्लैंड गए, वहां पे पढ़ाई किया। फ्रैंक कूली ने उनको कोच किया था क्रिकेट में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ये पढ़ते थे और क्रिकेट खेलते थे और इनको एक बैटिंग प्रोडिजी माना जाता था, लेकिन और बहुत सारे रन्स बनाते थे काउंटी क्रिकेट में। लेकिन अचानक से कार एक्सीडेंट में इनकी आंख में जो दाहिनी आंख थी, इसमें थोड़ा
कांच घुस गया और इनकी 90% जो देखने की शक्ति है इस आंख में वो चली गई। लेकिन इसके साथ भी उन्होंने 6 महीने के अंदर भारत के लिए डेब्यू किया और एक आंख से नॉर्मली एक्चुअली एक आंख से खेलने वाले क्रिकेटर ये थे। तो इन्होंने भारत को कैप्टनसी किया उस जमाने में कि भारत के पास जब एक भी फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, और फिर भी इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ले आए क्रिकेट में कि फास्ट बॉलर्स नहीं हो तो क्या हुआ, हम स्पिनर से मैच जीतेंगे, और फेमस स्पिन क्वार्टेट को इन्होंने ही जन्म दिया। तो इस स्पिन क्वार्टेट में जो लोग थे वो थे इरापल्ली प्रसन्ना, श्रीनिवास वेंकटराघवन, विशन सिंह बेदी और भागवत चंद्रशेखर। मुझे नाम थोड़ा स्लोली याद करना पड़ा क्योंकि 4 नाम है और इनको मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा है। तो इन तीनों ने मिलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, जबकि भारत ने 1967 में अपना पहला एवे सीरीज, जो कि उस जमाने में बहुत रेयर था एवे सीरीज जीतना, कोई टीम जीतती ही नहीं थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में भारत ने अपना एवे सीरीज 3-1 से जीता और टाइगर पतौदी बन गए भारत के सबसे पहले एवे सीरीज जीतने वाले कैप्टन। इन्होंने कुल 40 मैचेस में कैप्टनसी की है, उन्होंने 19 हारे हैं क्योंकि इतना डोमिनेटिंग टीम भारत नहीं हुआ करती थी उस पीरियड में, लेकिन उन्होंने 9 जीते हासिल किए। भारत को सबसे पहले जीतना तो टाइगर पतौदी ने ही सिखाया था मेरे ख्याल में। इनका कैप्टन बनना, क्योंकि नोडी कंट्रैक्टर वेस्ट इंडीज में अचानक से इंजर्ड हो गए तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन ये बाद में जाके एक सुखद संजोग भारत के लिए बना एंड ही फिनिश्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स। तो फाइनली 2011 में इनका देहांत हो गया। तो ये था हमारा तीसरा सेगमेंट क्रिकेट नॉलेज। होपफुली आपको काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को रेगुलरली जरूर देखते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। बाय।